वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी। यहाँ पे हमें आवृत्ति निकालनी है, तो यहाँ पे होगा 1/0.04। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और ऊपर 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ से आवृत्ति आएगी 25 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती है तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की गति की दिशा में ही होता है। वायु में ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे आदि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव को हिलने की आवृत्ति क्या है। यहाँ पे नाव के हिलने की आवृत्ति निकालनी है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, नाव के हिलने की आवृत्ति इज इक्वल्स टू तरंग के सिरों का वेग अपॉन तरंग का ऊपरी सिरा। जहाँ पे तरंग के सिरों का वेग दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड और ऊपरी सिरा दिया है 100 मीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 हर्ट्ज। तो नाव के हिलने की आवृत्ति होगी 0.25 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत 2 संपीड़नों या विरलोनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 पास श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण अथवा गति की दिशा में ही होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है तो होगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्ब्डा। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल या तरंग का वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है
तो v इज इक्वल्स टू होगा f इंटू लैम्बडा। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टी इज इक्वल्स टू 1/u। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति को u से प्रदर्शित करें तथा आवर्तकाल या कालावधि t हो तो आवृत्ति होगी 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकालना है तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, जहाँ पे लैम्बडा तरंगदैर्घ्य है, n आवृत्ति है और v गति है, जहाँ पे गति दी है 380 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति दी है 840 हर्ट्ज और यहाँ पे हमें लैम्बडा जो कि होता है तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो तरंगदैर्घ्य आएगा वो आएगा 0.45 मीटर। तो तरंगदैर्घ्य होगा 0.45 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लैम्बडा। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्बडा में दर्शाया जाता है। तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर लैम्बडा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी संचारित हो सकती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ये कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों एवं द्रवों में यह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश गति करता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ऊंचाई। ऊंचाई एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यथा वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पे हमें तरंग की आवृत्ति निकालनी है। दिया है ध्वनि की तरंग की गति 339 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तरंगदैर्घ्य दी है 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ध्वनि की गति इज इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे ध्वनि की गति दी है 339 मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि के तरंग दैर्घ्य है 1.5/100 मीटर। तो यहाँ पे 100/1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आवृत्ति आएगी वो आएगी 22,600 हर्ट्ज। तो आवृत्ति होगी 22,600 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे समय निकालना है। तरंग की गति दी है 700 मीटर प्रति सेकंड। तरंग द्वारा तय की गई दूरी है 7 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दूरी आएगी 7000 मीटर। तो यहाँ पे समय निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा दूरी बट अपॉन चाल, जहाँ पे दूरी दी है 7000 मीटर और गति है 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से समय आएगा 10 सेकेंड। तो समय होगा 10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, n इज इक्वल्स टू 1/t। ध्वनि की आवृत्ति इज इक्वल्स टू 1/ ध्वनि का आवर्तकाल, जो कि होता है t। तो इसका जो सही है ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आधी हो जाएगी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग या विक्षोभ जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि तरंग की आवृत्ति दोगुनी है तो तरंग दैर्घ्य उसकी आधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, L द्वारा। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी तरंग के दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। चूँकि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L है, अतः तरंग की तरंग दैर्घ्य को L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, आयाम बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। यहाँ पे आवृत्ति निकालनी है तो होगा 40/2.5। तो आवृत्ति होगी 16 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो अतः तरंग की आवृत्ति होगी 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तरंग की विशेषताएं। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का एक समान चाल से आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के दो श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरेलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं।
इसका SI मात्रक मीटर होता है। किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति होती है 1 आवर्तकाल तथा तरंग की चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? यहाँ पे हमें चाल निकालनी है। आवृत्ति दी है 400 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य है 2.5 मीटर, चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति है 400 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य है 2.5 मीटर, तो ध्वनि की चाल होगी 1000 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का आयाम होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें आवृत्ति निकालनी है, तो होगा 40/0.3, तो यहाँ से पॉइंट कटेगा और ऊपर 0 लगेगा तो होगा 400/3, तो तरंग की आवृत्ति होगी 133.33 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। आवृत्ति हर्ट्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन चक्कर पूरे करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संपीड़न। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। जब एक कंपन करती वस्तु जो किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न करती है तो उससे उत्पन्न ध्वनि जब माध्यम में आगे की ओर गति करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र माध्यम में उत्पन्न होता है। यह उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। संपीड़न और विरलन की श्रेणी माध्यम में आगे बढ़ती हुए ध्वनि को हमारे कानों तक संचरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 2L। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य 2L होगी। माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास पास वाले श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य की आधी होती है, अर्थात λ/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। इस प्रकार यह 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पे होगा 20/0.4, तो इसका जो आवृत्ति होगी वो होगी 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे
उत्सर्जित करता है, तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेग निकालना पड़ेगा, जो कि होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, जहाँ पे आवृत्ति दी है 500 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य है 0.4 मीटर। तो यहाँ पे चाल होगी 200 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी दी है 600 मीटर। तो समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल, जहाँ पे दूरी दी है 600 मीटर और समय दिया है और चाल दी है 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से समय आएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आयाम। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तरंग का समय काल। किसी माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समय काल कहते हैं। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करती है, उस दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से समय अंतराल होगा। तो यहाँ पे होगा 1/20। तो यहाँ पे समय अंतराल होगा 0.05 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक तथा आवृत्ति 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज होती है। इसकी खोज रॉन्टजन ने 1895 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड रेज क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इनका प्रकीर्णन लाल रंग के दृश्य प्रकाश से भी कम होता है, इसलिए ये कोहरे व धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोलिंग में इन्हीं किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें की। गामा किरणें की विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। पराबैंगनी किरणों की खोज JW रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये किरणें सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। इससे त्वचा में जलन पैदा होती है
तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति v, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? यहाँ पे ध्वनि की आवृत्ति n होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, v = लैम्ब्डा इंटू आवृत्ति, जहाँ पे v चाल है, लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य है और n ध्वनि की आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ये असत्य है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में होता है, जबकि ठोसों एवं द्रवों में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम, समय अवधि, आवृत्ति एवं ध्वनि की गति प्रमुख होती है। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता। वायु में ध्वनि तरंगों की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग भी है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, आवर्तकाल। माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, तीव्रता। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि में संचरण कर सकती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, सभी विकल्प। गैस में, द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ में। ध्वनि गैस में, द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ में संचरण कर सकती है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव एवं गैस तथा प्लाज्मा अर्थात सभी द्रव्यों में ध्वनि का संचरण संभव है, किंतु निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता। वायु अथवा गैसों में
ध्वनि का संचरण केवल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठोस, गैस, द्रव। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस, गैस, द्रव अवस्था में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। यह आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषता होती है: तरंग दैर्घ्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति और वेग या गति। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध तरंग दैर्घ्य इज इक्वल्स टू वेग अपॉन आवृत्ति होता है, जहाँ v तरंग का वेग है, f आवृत्ति है और लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है, अर्थात तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि तरंगों के गमन करने या चलने हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। ठोस के बाद द्रव एवं द्रव के बाद गैसों में ध्वनि की गति क्रमशः कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नरम और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, ध्वनिक सुरक्षा। नरम और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।